अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैम, ठीक है। आप सुनाएं कैसी हैं? ये बच्चों अल्लाह का शुक्र। और आप सब लोग तो सेकंड सेमेस्टर में हो गए हैं आप? मैम कुछ इस बात की कि वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिन मैम्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा रेस्ट नहीं मिला, कॉलम से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पेपर अब सबका कंडक्ट हो गया, तो कुछ लोगों का जिनका इशू था उनका अगेन उसने आपको आई थिंक 18 की डेट दी थी। जी मैम, हो गया था सबका पेपर। टॉलरेंस के पेपर में वैसे इतना इशू नहीं आया था, लेकिन दोबारा जिनके एक एक दो दो भी रहते थे ना, तो जब दोबारा हुआ था ना तो कंप्लीट कर लिए थे सबने। चलें, शुक्र है बच्चों। वैसे भी ज्यादा इशू इस वजह से नहीं हुआ था कि सिर्फ एमएससी के पेपर हो रहे थे ना, तो क्लासेस जरा कम थी, लोड जी कम था। बीएस की दफा जरा ज्यादा इशू हो जाता है क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं उनकी। अच्छा बच्चों, एमएससी हम लोगों ने स्टार्ट करना है। आपको पता है मैंने आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट पढ़ानी है। वो लोग जिन्होंने पहले डिप्लोमा किया है या मे बी कोई और एसोसिएटिव और डिग्री ली है, तो मे बी उन लोगों ने इनमें से कुछ चीजें बहुत पहले पढ़ी भी होंगी। यस मैम, टेस्टिंग की हुई है पहले हमने। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ टेस्टिंग पढ़ी हुई है हमने पहले। जी जी, वही मैं कह रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने मतलब जो पहले बीए करके आए हैं या बीएससी करके आए हैं या कुछ और करके आए हैं कॉलेज से, हो सकता है उनमें से बहुत से लोगों ने ये ना पढ़ी हो, सिर्फ नाम वगैरह कभी सुना हो। तो इसलिए ये सारी चीजें एक दफा अगेन दोबारा से हम लोग, मतलब आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू होगा, उनके लिए सारी चीजें नहीं होंगी। मुश्किल नहीं है इतनी। इस सेमेस्टर में बच्चों हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट 1 पढ़नी है। यानी कि इसमें आप कह लो कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन, क्या क्या टाइप्स होती हैं उसकी, और क्या क्या टाइप्स होती हैं, फिर उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या चीज जरूरी होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर है। फिर उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि एक टेस्ट हम कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, फिर एक टेस्ट को स्कोरिंग करते वक्त उसकी स्कोरिंग का मतलब किस किस तरह से मेथड बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आप जो टेस्ट हैं, जैसे आपका जितने भी टेस्ट हैं, एसपीएम है, फिर आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इन सब टेस्ट को आप प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई आप अपनी रिपोर्ट भी बनाएंगे, मतलब अगर हालात तब तक ठीक हो गए इंशाल्लाह। तो समहाउ बहुत हद तक ये सब्जेक्ट जो है वो आपका, मतलब टॉलरेंस जिस तरह से थोड़ी इजी थी, आपको लगता था कि वो सारी बातें होनी है जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है ज्यादा। इसमें आपको टेक्निकलिटी के साथ चीजों को उस तरह से देखना होगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज। और आज आपके मेरे साथ 2 क्लासेस हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं इस वीक में कोई ना कोई आपके लिए जो भी आपके रिसर्च से रिलेटेड सॉरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सर्च करूंगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट वीक तो नहीं लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, फिर हमारी 2 क्लासेस में, एक क्लास में आप प्रेजेंट किया करेंगे और एक में हम पढ़ लिया करेंगे। वो थोड़ा ज्यादा ईजी रहेगा, आपके ऊपर भी इतना बर्डन नहीं होगा 2 घंटे, 2 घंटे ना सही लेकिन चले 120 मिनट्स या 80 मिनट्स सुनने का। ठीक है अच्छा मैम, मैं ग्रुप्स बना के ना आपको सेंड कर दूंगी। जी जी जरूर। अच्छा बच्चों, ग्रुप सब आप कैसे बनाएंगे, कितने कितने लोगों का ग्रुप बनाएंगे? 32 स्टूडेंट्स है ना आपके? मैम 39 है, हम लोगों ने पहले ग्रुप बनाया है मैम फरीहा के, तो वो 5 स्टूडेंट्स के हैं। हाँ जी, नम्रा मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा मैम फरीहा ने हमें ग्रुप्स बनाने का कहा था, तो हमने ग्रुप्स बनाए हैं 5 स्टूडेंट्स के। बस ठीक है, फिर वही ग्रुप रखें। ठीक है, ठीक है मैम। फिर वही लिस्ट हम रख लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपके साथ जी ठीक है। मैं शेयर कर दूंगी कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब जो जो चीजें हम जहाँ जहाँ से पढ़ रहे हैं साथ साथ, मतलब ऐसा करती हूँ पहले मैं आपके साथ बुक्स ही शेयर, मतलब चलिए मुझे याद करवाइएगा इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ बुक्स भी शेयर कर दूंगी, जिन बुक से हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे। आप लोगों ने, मतलब आपके साथ स्क्रीन भी शेयर की जा रही होगी, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हम एक बुक का चैप्टर कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस पेज तक हमने कहाँ से पढ़ा और बाकी किस पेज से हमने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, ताकि बाद में जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी मुश्किल ना हो सकता है इनमें से कुछ चैप्टर्स होंगे जिनके
मे भी हम आप उन चैप्टर्स को हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक्स में वो चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा है और उसके अंदर कोई दूसरी थ्योरी कम है। तो उन चैप्टर्स के आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स होंगे जिनके नोट्स मिलेंगे, मतलब कुछ के नहीं भी होंगे, कुछ चैप्टर बुक में ज्यादा अच्छा है तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। चलें फिर बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का। अच्छा, आप लोगों में से मतलब टेस्ट के बारे में आपको, या चले साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी हम नहीं भी बात कर रहे हैं, टेस्ट के बारे में बच्चों आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता है टेस्ट? जी एमएससी। जी मैम, किसी भी मैम चीज को कोई जी जी बोले बोले। अतीक, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया तो मैं आपको रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर दूं? सॉरी मैम, वो आज लैपटॉप खराब है तो इस वजह से मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी? नो मैम। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। आप और नम्रा ना जी आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेट कर दिया करेंगे, ताकि उस दिन की नम्रा, चले हम वो लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया करें। चलिए, चलिए कोई नेक्स्ट बात टाइम नहीं, इंशाल्लाह मैम इस पे ध्यान। होगा। हाँ जी जी जी, आकाश अब बताइए आप। जी मैम, टेस्ट की बात आप कर रहे थे। टेस्ट होता है किसी चीज को जानने के लिए हम अ, कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर फर्ज करें साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो हम किसी पर्सन की नॉर्मेलिटी को जांचने के लिए कि वो नॉर्मल है, सोसाइटी में सही तरह सर्वाइव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वो फिर हम जो है टेस्ट अप्लाई करते हैं उस पर। एग्जैक्टली बच्चों। और बच्चों टेस्टिंग मतलब जब हम टेस्ट की बात करते हैं ना, तो आप कह लो कि जैसे जैसे आप बड़े होते भी जाते हो, या आप इवन जब कोई इंसान पैदा भी होता है ना, तो उसकी टेस्टिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, उस टाइम तो वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो नहीं होती है, लेकिन देखिए जैसे ही आप पैदा होते हैं आपका फौरन से आपका वेट चेक किया जाता है, आपकी हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपके आपके जो बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि बाय बर्थ ही ये सारी जो हमारी टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होना स्टार्ट होते हैं, तो फिर आपकी डिफरेंट अदर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। स्कूल जाते हैं तो वो कुछ स्कूल होते हैं जो आपके डिफरेंट टेस्ट लेने के बाद आपको एडमिशन देते हैं, यानी कि वहां पे आपकी इंटेलिजेंस टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इस तरह आप बड़े होंगे, जॉब के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, मतलब ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब हर जगह पे आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में भी जा रहे हो, वहां पे आपको किसी ना किसी तरह की, किसी ना किसी किस्म की टेस्टिंग का सामना करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हाँ उसमें ये हो जाता है कि हम लोग ज्यादातर जो फोकस कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी में बच्चों आप लोगों ने बिहेवियर के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने कोग्निटिव के बारे में पढ़ा है, फिर आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग किस तरह से हो रही है, फिर आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है, उसके साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस को भी चेक किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्चुअली एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, यानी कि एक चीज जो है वो एक पूरे सिस्टमैटिक एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में चल रही होती है, जिसमें हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका बिहेवियर चेक करना चाह रही हूँ, तो आपका बिहेवियर जो होगा वो मेरे लिए एक सैंपल होगा, वो सैंपल हो सकता है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं आपका कोग्निटिव कोग्निशन चेक करना चाह रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा टेस्ट जो है वो ज्यादातर कोग्निटिव से रिलेटेड होगा, कि आप क्या चीज या किसी चीज के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में किस तरह से सोच रही हैं। फिर उसके साथ साथ ऑब्वियसली उस इंसिडेंट के आप पे क्या क्या कंसिक्वेंसेज आ रहे हैं, यानी कि उस पे आपका आप पे उन सब चीजों को क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। तो उसके साथ साथ आपकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग किस तरह से चेंज हो रही है, या आप ये कह लो कि आपकी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप किस तरह से चेंज हो रहा है, इवन आपका अपने साथ रिलेशनशिप किस तरह से चेंज हो रहा है। साइकोलॉजी में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो भी इन्हीं सब चीजों को फोकस करना होता है। बाद में आप वो भी उसकी कोई ना कुछ स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करने के बाद आप उसे इवेलुएट कर रहे होते हैं, इवेलुएट जो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर दिया जाता है। जैसे आप डिफरेंट टेस्ट पढ़ेंगे जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर में, फॉर एग्जाम्पल आपका डिप्रेशन से रिलेटेड टेस्ट है, तो उसमें क्या बताया जाता है आपको, ठीक है आपको वो टेस्ट दे दिया गया है, आप वो टेस्ट करते हैं, फिल करने के बाद आपके सामने एक पूरा एक प्रोसीजर दिया जाता है स्कोरिंग का, कि जी अच्छा अगर आपके स्कोर इसमें लाई कर रहे हैं, इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा माइल्ड लेवल पे है। अच्छा जी, अगर आपका जो डिप्रेशन की कैटेगरी है या आपके डिप्रेशन के स्कोर है वो फला फील्ड में लाई कर रहे हैं या फला कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो डिप्रेशन है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। फिर इस तरह अगर आप किसी और कैटेगरी में लाया करें तो आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर होगा, यानी कि पहले से मौजूद हमें पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर दे दिया गया है
कि आपने जब भी आप वो टेस्ट यूज करेंगे तो आप उसको उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करें। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है टेस्ट की, कि जिसमें हम लोग एक्चुअली इन सब चीजों के बारे में देख रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, अब जब हम टेस्टिंग को पढ़ रहे होते हैं, ये तो एक टेस्ट की डेफिनेशन थी, मतलब एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है आपका, जिसमें हम सब चीजों को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, स्कोर पे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि आप इन फ्यूचर किस तरह का बिहेव शो कर सकते हैं, इन सब चीजों को। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ एक और टर्म आप हमेशा देखेंगे या सुनेंगे, वो होती है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स एक्चुअली बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक टेस्ट जिन पे डिपेंड कर रहा होता है। आप कह लो कि टेस्ट की कुछ क्वालिटीज होती है, जिनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल आपकी टेस्ट की रिलायबिलिटी आती है, टेस्ट की वैलिडिटी आती है, उसके साथ साथ टेस्ट की स्कोरिंग किस तरह से होगी, टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग। और जो भी पर्सन ऑब्वियसली एक पर्सन जो है वो एक साइकोमेट्री मैट्रिक्स के साथ जो काम कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिशियन। साइकोलॉजी में मतलब हमारे कंट्री में अभी ये चीजें इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई। जैसे आप लोगों ने बच्चों, जब आप अपने फिजिकल टेस्ट के लिए कहीं जा रहे होते हैं, मतलब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, या आप अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं, या आप डिफरेंट अदर टेस्ट करवा रहे होते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको सिर्फ लिख के दे देता है कि जी आपने फला 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 टेस्ट करवाने हैं, वो किसी भी लेबोरेटरी से करवा लें, और वो लेबोरेटरी वाले आपको उसकी पूरी इवेल्युएशन करके उसको इंटरप्रेट करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन इसी तरह मतलब साइकोलॉजी में भी इवन ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो बैठा हुआ है वो ही आपकी, मतलब करते तो हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में वो चीजें उस तरह से नहीं है डेवलप हुई कि वही आपके टेस्ट अप्लाई करेगा, वही आपके सब कुछ करेगा, उसके बाद उसने ही आपकी थेरेपी करनी है। लेकिन अब मतलब बाहर के कंट्रीज में, मतलब जब आप अब्रॉड की बात करते हैं, तो वहां पे इवन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड भी लैब्स, कि आपको आपका जो भी है क्या कहते हैं उसे, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब कर देता है कि जी आपने फला फला टेस्ट करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट मेरे पास लेकर आनी। ठीक है, वो जो भी पर्सन होगा, बाजू का क्या होता है कि वो रिपोर्ट डायरेक्ट अपने पेशेंट को या क्लाइंट को नहीं देते, वो डायरेक्ट उस साइकोलॉजिस्ट को सेंड कर देते हैं उनकी ईमेल के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग उन्हें पढ़ेंगे या कुछ करेंगे तो शायद उन्हें खुद इवेलुएट करने लग जाए, या आप उनके बारे में थोड़ी चीजें पढ़ने के बाद परेशान भी हो सकते हैं। तो टेस्टिंग एक तरह से आपको थोड़ा हेल्पफुल कर रही होती है, मतलब आपका जो साइकोमेट्रिशियन होता है या टेस्ट टेकर होता है, वो आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा होता है कि जब भी आपको मतलब आपको कोई भी परेशानी हो रही है, या आप कुछ और चीज को लेकर चल रहे हैं, या आपको कोई और टेंशन हो रही है, या आपको लगता है कि ये सारी चीजें एक पर्सन के अंदर क्या क्या आप क्या कह सकते हैं कि वो किन किन डिफिकल्टीज का शिकार होता है, तो वो मतलब एक तरह से एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प हो जाती है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए है फील्ड। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जो कि टेस्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, या उन्हें टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता हो, उसकी स्कोरिंग करना बहुत अच्छा लगता हो। ये तो आप देखेंगे जब आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, जब हम टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट में हम लोग हर जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, या टेस्टिंग की कुछ एक्चुअली क्वालिटीज होती है। उन क्वालिटीज के बारे में तो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी हम ऐसा करते हैं, आपके सामने आपको बच्चों एक टेबल नजर आ रहा होगा, एमएससी। जी मैम आ रहा है। जी मैम आ रहा है, नजर आ रहा है। ये टेबल जो है, मतलब मैं अभी आपके साथ ये बुक्स भी शेयर कर दूंगी। इस टेबल में उन्होंने एक साइकोलॉजिकल, मतलब है जब हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स में ओब्वियसली सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था, कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होगा वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करता है। सिस्टमैटिक प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आपके बकायदा उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग है, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि अगर वो टेस्ट जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल होगा तो वो एक ही तरह से हो। जैसे अगर आप बीडीआई यूज करें, बीआई यूज करें, बीडीआई का मतलब है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, और बीआई का मतलब है बैक एंजाइटी इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दुनिया में कहीं भी यूज कर रहे होंगे, उसकी प्लानिंग, उसकी स्कोरिंग, उसकी यूनिफॉर्मिटी कहीं भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा एक ही चीज रहेगी। और हर जगह वो उसके अपने जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहा है, यानी कि वो आपको जो भी रिजल्ट दे रहा है, वो हर जगह एक चीज होगी। इस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल ऑफ बिहेवियर को लेकर चल रहे होते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप जैसे मेरा एक टेस्ट है, वो सिर्फ आपके अंदर आपकी सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज को चेक करना चाह रहा है, या वेलबींग को चेक करना चाह रहा है, तो आपके जो इवन एक पूरा जो ह्यूमन बीइंग भी होता है, या इंडिविजुअल भी है, एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी नहीं पाई जाती।
उसके अंदर मतलब आपका बिहेवियर है, आपके अंदर वेलबींग भी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, डिफरेंट अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। लेकिन मैं सिर्फ आपके एक बिहेवियर को चेक करना चाहूँ। तो ये हमारी एक सिलेक्शन होती है कि एक टेस्ट जो है वो हम लोग किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को चेक करने के लिए बनाते हैं। हम कोई मल्टीपर्पज टेस्ट नहीं बना रहे होते, क्योंकि अगर हम कोई बहुत मल्टीपर्पज टेस्ट बनाएंगे तो वो टेस्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा ना बने, या हम उसकी सब चीजों को एक तरह से लेकर नहीं चल पाते हैं। वो हम आगे जाके जब देख भी रहे होंगे, जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट भी कर रहे होंगे, तो वहां पे जाके ये चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होती है। फिर इसी तरह बच्चों हमारा जो बिहेवियर होता है, जो मतलब या जो भी चीज हम चेक करना चाह रहे होते हैं, वो हमारे किस चीज से रिलेटेड होती है। ऑब्वियसली हमारे कोग्निटिव से रिलेटेड होती है, अफेक्टिव प्रोसेस से रिलेटेड होती है, इंटरपर्सनल फंक्शन से रिलेटेड होती है। फिर उसके साथ साथ एक टेस्टिंग की कोई ना कोई स्कोरिंग होती है। यानी कि आपके सामने कोई भी टेस्ट आ गया है तो आप देखेंगे कि बकायदा उसका एक स्कोरिंग का प्रोसीजर होता है। आपने हर टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट्स आ गए उनके बिना पे ये नहीं बता देना जी सबको प्लस किया और आपके सामने एक चीज आ गई, एक स्कोर आ गया, नहीं। उसका बकायदा प्रोसीजर होगा। हो सकता है आपको स्कोर को नेक्स्ट जाके किसी और चीज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, कुछ और करना पड़े। जिन लोगों ने पहले टेस्टिंग पढ़ी है उनको तो चीजें मतलब अभी लग रही होंगी, लेकिन आप इन चीजों को जब प्रैक्टिकलिटी के साथ देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल टेस्ट कर रहे होंगे एडमिनिस्टर, तब ये सारी चीजें आपको उस वक्त भी समझ आएंगी। फिर इसके साथ साथ बच्चों, हमने टेस्ट कर लिया, स्कोर कर लिया, उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है आपके पास, उसको जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको एवेलुएट कर रहे हैं, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का मतलब होता है कि वो दुनिया में किसी भी जगह पे जाके जब भी किसी पे अप्लाई किया जाएगा, जब भी कोई उसको लेकर चलेगा, तो सब लोगों के लिए वो एक ही तरह के रिजल्ट्स देगा। ये नहीं होगा कि किसी के रिजल्ट जो है वो किसी और तरह से आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट जो है वो किसी और तरह से। तो ये एक आप लोग कह सकते हो कि एक टेस्ट की एक डेफिनेशन है आपके सामने। यहाँ पे किसी को कोई चीज समझनी हो या पूछनी हो? नहीं मैम ठीक है। अच्छा बच्चों, आपके सामने आपको दूसरी स्क्रीन मैंने शो शेयर की है, वो नजर आ रही है? जी मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा बच्चों, आपके सामने आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा होगा कि हमारा जो टेस्ट है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस वक्त, यहाँ पे एक टेस्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा ये है कि एक टेस्ट है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। अब स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि अगर वो दुनिया के, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, कोई भी उसको अप्लाई कर रहा है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी इंटरप्रिटेशन का, उसकी वैल्यूएशन का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप बेशक जहाँ पे मर्जी करें, एक इंसान पे करें, 10 पे करें, 12 पे करें, जिस पे मर्जी करें, क्योंकि अगर हम चीजों को बार बार चेंज करते रहेंगे ना कि जी अच्छा ये चीज जो है वो फलां कल्चर के लिए इस तरह से, अगले कल्चर के लिए वो चेंज हो जाएगी, तो उसके जो मीनिंग्स हैं या वो टेस्ट की जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो यूजफुलनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए होती। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग टेस्टिंग में क्या कर रहे होते हैं कि हम एक सैंपल ऑफ बिहेवियर को लेकर चलते हैं, कि हम लोगों ने कोई ना कोई सैंपल ऑफ बिहेवियर चेक करना होता है। वो आपका कम्युनिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, इवन उसके अंदर आपके इफेक्टिव प्रोसेसेस भी आ सकते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी आ सकती हैं, फिर उसके साथ साथ आपकी इवन इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए भी टेस्ट बनाए जाते हैं। फिर इस तरह से हमारी स्कोर्स और कैटेगरीज बनाई जाती हैं। वही चीजें जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। उसके बाद जो यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी, वो ये नजर आ रही होगी, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। अच्छा बच्चों, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स एक्चुअली टेस्टिंग में नॉर्म्स का मतलब ये होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अगर मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रही हूँ कि मैंने कोई टेस्ट बनाया, मैंने वो टेस्ट अप्लाई किया है आपकी क्लास में, ठीक है। अब आपकी क्लास के जितने भी स्कोर आए हैं या जो भी कैटेगरीज आई है या जो भी आप ये कह लो कि रिजल्ट आया है, वैल्यूएशन हुई है, इंटरप्रिटेशन हुई है, तो मैंने क्या किया है, आपकी क्लास जो है वो मेरे लिए नॉर्म बन गई, नॉर्म सेट हो गई। जैसे आपने कई दफा घर में नहीं देखा होगा कि घर में अगर कोई बड़ा बहन या भाई बहुत अच्छा पढ़ रहा हो या कोई कजन बहुत अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है, तो सारे घर वाले उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और बार बार आपको सिर्फ उसी के बारे में बता रहे होते हैं, उसी का हवाला आपको दे रहे होते हैं कि अच्छा वो देखो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम भी उसकी तरह करो, तुम भी उसकी तरह बनो, या तुम भी उसकी तरह मतलब बिहेव उसकी तरह शुरू कर दो या उसकी तरह काम किया करो। तो वो एक नॉर्म सेट कर दी जाती है। तो इसी तरह टेस्टिंग में क्या होता है कि समहाउ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। अब नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के दरमियान हम आगे जाके डिफरेंस भी पढ़ेंगे। आप इवन एसपीएम आप लोगों ने यूज किया ना किसी ने, मतलब जिन्होंने पहले पढ़ी है टेस्टिंग? जी पढ़ा है मैम।
अच्छा, जब हम एसपीएम की स्कोरिंग करते हैं, आपने वहां पे देखा होगा नमरा कि उसके जी बाद मतलब जब हम लोग उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है जी फलां 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 करके ये इतना स्कोर आ गया। स्कोर आने के बाद हम लोग ये देखना चाह रहे होते हैं कि वो किस परसेंटाइल रैंक में लाई कर रहा है। तो आपको जी पता है कि मैम। आप लास्ट पे जाके उसकी कुछ एज से रिलेटेड नॉर्म्स चेक करते हैं। आपने कभी उस नॉर्म से, नॉर्म वाले टेबल से अगर ऊपर पढ़ा हो तो वहां पे लिखा होता है कि जी ये नॉर्म जो है ये 1992 के यूके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि वो टेस्ट पहले उन्होंने यूके की किसी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया था, इतनी पॉपुलेशन ली थी, उनके ये स्कोर आए थे, तो उसी स्कोर को मतलब 18 से 19 साल के लोगों के ये स्कोर आए थे, तो उन्हीं स्कोर्स को किसी दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस तरह आपने वहां पे देखा होगा कि ये फ्रांस स्कोर है जो कि बेल्जियम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फ्रांस कोड है जो कि यूएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो नॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक टेस्ट को किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, एक सैंपल पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप मेरा सैंपल है, आपकी क्लास मेरा सैंपल है, मैंने वो टेस्ट आप पे अप्लाई किया, मैंने इसमें देख लिया कि जी जिन बच्चों की जो सॉरी मार्क्स थे पिछली डिग्री में, जिन लोगों के 60 से 70 की रेंज में मार्क्स थे, उन्होंने इस टेस्ट में ये स्कोर लिए हैं। जिनके मार्क्स थे 80 से 90 की रेंज में, उन्होंने ये स्कोर लिए हैं। जिनके मार्क्स 90 अबव थे, उन्होंने ये स्कोर लिए हैं इस टेस्ट में। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी रिजल्ट को जब मैं किसी और नेक्स्ट क्लास की तरफ जाऊंगी या नेक्स्ट क्लास के ऊपर वही टेस्ट अप्लाई करूंगी, तो मैं वहां जाके भी उसी चीज के अकॉर्डिंग उनको टैली करूंगी उसके साथ कि क्या बाकी क्लास के रिजल्ट्स भी उसी क्लास के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ आइए बच्चों इसकी नोट्स की। एमएससी यस मैम। यस यस मैम। मैम यस। क्लियर ना हुआ हो कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। सबको अच्छी तरह से समझ आ गई? जी मैम आ गई। अच्छा जी, तो ये हमारा फिर इस तरह से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मतलब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से हम लोग ये देख के चल रहे होते हैं कि जी एक टेस्ट है वो किस तरह से किन चीजों को लेकर जाऊंगा। अब बच्चों यहाँ तक तो हो गया हमारी टेस्टिंग, या एक टेस्ट के अंदर कुछ भी ये चीजें होती हैं। जैसे अब ये देखो फर्दर डिस्क्रिप्शन इन टेस्टिंग। अब कुछ टेस्टिंग मतलब जब हम टेस्टिंग की टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे अभी मैंने आपको नाम भी लिया था, बताया भी था कि हमारे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों गैट टेस्ट का नेम सुना? मैम नेम सुना है, पर हमने ये वाला नहीं पढ़ा। जो ऊंचा बोले बच्चों, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम नहीं मैम पढ़ा। ये वाला हमने नेम सुना है, पर इसका नेम पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा जी, मैं बताती हूँ गैट टेस्ट क्या होता है। अच्छा बच्चों, जब आप लोग एमएससी कर लेंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं, मतलब अगर आप लोग एमफिल में या एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि गैट टेस्ट मांगती हैं कि जी आपने गैट टेस्ट पहले दिया हो। गैट टेस्ट होता है जो कि एनटीएस लेता है आपसे, और उसके अंदर जो आपके स्कोर आते हैं ना, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की आपके सामने एक बेस्ट एग्जांपल होती है। उसमें वो आपके परसेंटाइल चेक करता है, वो आपके मार्क्स चेक नहीं करता। और इसी तरह जो आप पेपर देते हैं, जैसे अभी आपने पेपर दिए हैं, आपके इसको कोई भी आया, यहाँ पे ग्रेड बनते हैं, सब कुछ बनता होता है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग पहले से एक डिफाइन कर देते हैं अपना, एक आप ये कह लो कि आपके लिए पहले से स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि जी अच्छा ठीक है, अगर कोई बच्चा इतने इतने स्कोर लेगा उसको ए प्लस ग्रेड दे दिया जाएगा, अगर कोई बच्चा इतने स्कोर लेगा उसको ए ग्रेड दिया जाएगा, अगर कोई बच्चा इतने स्कोर लेगा तो उसको ए माइनस ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव है, इस तरह के ग्रेड है, वो आपके पहले से सेट चीजें हैं। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस क्लास के कितने स्कोर आ रहे हैं, किस क्लास के कितने आ रहे हैं, बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी एज क्या है, इसने पहले कितने नंबर लिए थे, नो, इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होता आपका। यानी कि आप यूं कह लो कि इसमें एग्जामिनर जो है या आपका जो भी एग्जामिनी है या जो भी आपको चेक करना चाह रहा है, उसको हम पहले से जो भी आप लोगों ने पहले से डिफाइन एक पर्पस बताया है, पहले से डिफाइन एक कैटेगरी बनाई हुई है, उन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उसको जज किया जा रहा है, कोई भी चीज उसके लिए नई नहीं की जा रही। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, वो आप लोग कह लो कि जब हम गैट टेस्ट की बात करते हैं तो हर साल गैट के स्कोर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मतलब गैट टेस्ट में ऐसा होता है कि ये देखा जाता है
कि सबसे ज्यादा स्कोर या हाईएस्ट स्कोर जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर हाईएस्ट स्कोर 90 लिए हैं किसी ने, तो इट मींस इस साल आपका जो टेस्टिंग का क्राइटेरिया वो थोड़ा टफ हो गया। अगर जो लोग ज्यादा स्कोर लेंगे तो उनके परसेंटाइल ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर आपका हाईएस्ट स्कोर ही सिर्फ आ रहा है 75, तो इट मींस टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो क्या होता है कि जब आपके हाईएस्ट स्कोर, मतलब नॉन रेफरेंस टेस्ट में ऐसा हो जाता है कि अगर आपके हाईएस्ट स्कोर बहुत ज्यादा लो आने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल इस तरह से हो जाता है कि जो बाकी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं उनकी जो उसके साथ कैटेगरीज बन रही होती हैं, ये परसेंटाइल जो बन रहे होते हैं वो ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। मतलब हो सकता है आपके नंबर 35 हो, लेकिन आपका परसेंटाइल जो है वो 70 हो जाए, या परसेंटाइल आपका 60 हो जाए, तो आपके लिए बहुत एज होती है। तो इसी तरह बच्चों, हमारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। मतलब ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें कुछ नॉर्म रेफरेंस होते हैं, कुछ क्राइटेरियन रेफरेंस होते हैं। क्राइटेरिया में क्या होता है कि पहले से आपका क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि आपने 100 में से अगर 80 मार्क्स लिए तो आप इस पोजीशन पे लाए कर रहे हैं, 100 में से 90 लिए तो आप इस पोजीशन पे लाए कर रहे हैं, 75 लिए तो आप इस पोजीशन पे लाए कर रहे हैं। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि पहले से चीजें सेट की होती है आपके लिए। आपको पहले से कोई किसी और पे, किसी और सैंपल पे कोई टेस्ट अप्लाई किया था, अब उनके जो स्कोर आ रहे हैं आपके उन्हीं स्कोर्स को लेकर आगे चलेंगे। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्लियर हुआ है बच्चों? एमएससी सो गए हैं सारे? मैम एक मरतबा फिर से बता दें, कुछ खास समझ नहीं नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस की? आई। जी मैम। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ। अच्छा बच्चों, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम लोग एक कोई सैंपल लेते हैं। मतलब कोई भी टेस्ट अपना है वो पहले हम लोगों ने किसी लार्ज सैंपल पे कंडक्ट किया था, उसके जो स्कोर आते हैं ना, हम उन स्कोर्स को ही, मतलब बाकी के भी बाद में मैं किसी भी टेस्ट पे उसको अप्लाई करूंगी, या मैं किसी भी पर्सन पे अप्लाई करूंगी, किसी भी उस एज ग्रुप पे अप्लाई करूंगी, तो जो इस एज ग्रुप ने उसमें मार्क्स लिए थे या स्कोर लिया था ना, तो बाकी लोगों के स्कोर भी उसी के साथ टैली किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आप पे टेस्ट अप्लाई किया था और आपके स्कोर आया उसमें 44, ठीक है, कोई भी टेस्ट था, एसपीएम था चलो। अब आपकी एज है 19 ईयर्स या आपकी एज है 20 ईयर्स, तो इट मींस मैं ये नहीं, उसमें ये नहीं बताया जाता कि जी इस एज वाले लोगों के अंदर ये टेस्ट है, तो उसमें आपकी स्कोरिंग बताई गई थी कि जी ये टेस्ट 1992 में यूके में इतनी उम्र के बच्चों पे अप्लाई हुआ था और उन्होंने इतने स्कोर लिए थे, तो उनका ये परसेंटाइल बना। तो आपको भी उसी के साथ कैटेगरी में लाई किया जाएगा कि जी उन बच्चों ने अगर 19 ईयर्स के बच्चों ने इतने स्कोर लिए थे, तो क्या आपने भी 44 लेके आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे? हो सकता है कि अगर उनके अकॉर्डिंग हमारी, और नो रेफरेंस टेस्ट में बच्चों सबसे ज्यादा मसला पता है क्या होता है कि वहां पे उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की चीजें, या आपकी जो आप जो कह रहे हो कि एजुकेशन का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है हमारे यहाँ से। तो इसी वजह से जब आप लोग इवन अपने ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आप एसपीएम अप्लाई करेंगे खुद पे, तो आपके स्कोर बहुत में भी अच्छे ना आए। तो अब एसपीएम पे, मतलब हो सकता है कोई एसपीएम पे दोबारा से रिसर्च करे, तो एसपीएम के लिए जरूरत ये है कि वो एशियन पॉपुलेशन के लिए, जैसे एशियन पॉपुलेशन के लिए ना भी सकी, सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन के लिए उसकी नॉर्म्स जो हैं वो अगेन बननी चाहिए। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, ये तो वैसे सजेशन थी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम पहले से ही कोई एक सैंपल ले लेते हैं, और वो सैंपल एक्चुअली हमारा, आप ये कह लो कि एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है कि जी ये सैंपल जो भी रिजल्ट्स दिखाएगा या जो भी स्कोर्स लेगा, बाकी आने वाले जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी लेंगे, उनको इन्हीं के साथ कंपेयर किया जाए। जैसे मैं अगर आपसे बार बार ये कहती जाऊं कि ये पहली वाली एमएससी तो बहुत अच्छी थी, आप तो ऐसे हैं ही नहीं, उन लोगों ने तो इस तरह से परफॉर्म किया था, आपने तो किया ही नहीं, तो यानी कि मैं आपको उनकी सेट की हुई नॉर्म्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ। अब समझ आइए? यस मैम, अब समझ आ गई। यस मैम। तो इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। जैसे आपको घर में भी इस तरह की भी बातें सुननी पड़ रही हो कि जी फलां का बेटा है या बेटी है तो वो इस काम में बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम भी उसकी तरह बनो। तो यही नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब ऑन द अदर हैंड जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरियन का मतलब होता है कि आपके लिए क्राइटेरिया पहले से सेट किया। जैसे आपके पेपर होते हैं जब,
तो आपके लिए क्राइटेरिया पहले से सेट है जी। अच्छा, अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आप ए ग्रेड में लाया करेंगे, अगर आपके मार्क्स इतने आएंगे तो आप बी ग्रेड में लाया करेंगे, अगर आपके मार्क्स इतने होंगे तो आप सी ग्रेड में लाया करेंगे। यानी कि वो चीजें एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। और क्राइटेरिया रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं ना बच्चों, वो ज्यादातर हमारे एजुकेशनल या इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस मैम। जी मैम। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की। मैम क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम किसी और सैंपल से कंपेयर नहीं करते, किसी सैंपल को एज अ स्टैंडर्ड सैंपल नहीं लेते। साइकोलॉजिकल किसमें, इंटेलिजेंस में क्या बोल रहे हो आप? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया में हमने पहले से क्राइटेरिया सेट किया है, उसमें हमारा किसी सैंपल के साथ लेना देना नहीं है। सैंपल के साथ हम तब कंपेयर करते हैं जब हमारा टेस्ट नॉर्म रेफरेंस होता है। ठीक है। यस मैम। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट आपका सब्जेक्ट है। बहुत सी जगहों पे बच्चों आपने असेसमेंट का भी तो पढ़ा होगा ना, कि अब आप लोगों में माइंड में ये भी आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट के साथ भी तो रिलेट हो सकती है। तो असेसमेंट, जैसे अभी आपको अपने स्क्रीन पे असेसमेंट की डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी बच्चों। असेसमेंट मतलब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट जो है ना, वो असेसमेंट का आप ये कह लो कि एक पार्ट है। असेसमेंट एक बहुत वाइड कैटेगरी है। उसमें क्या होगा, चलें जी, मैं पहले फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने किसी फिजिशियन के पास अपनी असेसमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको डिफरेंट टेस्ट प्रेस्क्राइब करेगा जी, आप लाख 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 ये टेस्ट करवा के लाएं। आप वो टेस्ट करवा के लाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन टेस्ट की इंटरप्रिटेशन होगी, वैल्यूएशन होगी, मतलब आपकी पूरी असेसमेंट कर ली उसने उसने पूरा। उसके बाद ऑब्वियसली वो आपके लिए कोई ना कोई प्रेस्क्राइब करेगा जो अच्छा आप फलां विटामिन लेना शुरू कर दें, आप एक्सरसाइज करेंगे, ये चीज खाएं, ऐसा करें वैसा करें। तो ये सारी चीजें एक कंबाइंड डाटा के थ्रू आपके पास है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी ऐसा ही होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी पर्सन के, मतलब हमारा एक पूरा एंटायर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग ये भी देखना चाह रहे होते हैं कि आप सिर्फ आप टेस्ट अप्लाई नहीं करते हैं कि जी टेस्ट अप्लाई करके देख लिया अब उसका ये स्कोर आ गया। आपके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू हो रहा होता है, फिर आप पे कोई ना कोई एक टेस्ट लगाते हैं। मतलब हो सकता है मैं डिप्रेशन के एक टेस्ट लगाऊं, उसके ऊपर आपका स्कोर अलग आ रहा हो, फिर मैं ये देखने के लिए कि नहीं यार मुझे एक से ज्यादा टेस्ट अप्लाई करने चाहिए इस पर्सन पे, तो मैं आपके 2 और टेस्ट अप्लाई कर दूंगी, फिर उसके अंदर मैं आपकी प्रोजेक्टिव टेस्टिंग अप्लाई करूंगी, कोई और टेस्ट अप्लाई करूंगी, फिर आपसे मैं, मतलब साथ साथ आपकी आप ये कह लो कि क्लिनिकल इंटरव्यू होता जाएगा। तो उन सब चीजों से क्या होगा कि मुझे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप लोग अपनी बनाने जाएंगे बच्चों क्लिनिकल की रिपोर्ट्स या काउंसलिंग की रिपोर्ट्स, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं, कुछ चीजें आपको टेस्ट बता रहा होता है। फिर ये आपके सामने ये जो पर्सन है, वो पर्सन चलें जिसको डिप्रेशन था, उसके अंदर ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके इंटेलिजेंस का लेवल ये था, उसके अंदर ये मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज टेस्ट ने बता दी है आपको, ठीक है। लेकिन अभी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अनक्लियर है बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, वन बाय वन फर्दर आप क्या करेंगे, उसका क्लिनिकल इंटरव्यू करेंगे। क्लिनिकल इंटरव्यू का होता है कि जैसे आप लोग वहाँ पे उससे बातें कर रहे हैं रोज, और क्लिनिकल इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल इंटरव्यू क्या होता है, किस तरह उसको देख के लेके चल रहे होते हैं। तो आपको बहुत सी चीजें जो हैं जो कि टेस्टिंग में नहीं पता चली, वो आपको क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो इसीलिए, और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाए हैं, उन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बच्चों सबसे ज्यादा ना ड्रॉबैक यही होता है कि उसके अंदर हमारी बायसनेस बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जी आपके घर वाले आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो आप कहेंगे मतलब हमारा थोड़ी सोसाइटी भी ऐसी है, तो आप कहेंगे नहीं यार अगर मैं इसका ये निशान लगाऊंगा तो नहीं करते, तो लोग पता नहीं मेरे घर वालों को क्या समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी बजाय उस ऑप्शन में निशान लगा देंगे, नहीं जी वो तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बायसनेस शो हो रही है। लेकिन अब आपके सामने मैंने एक प्रोजेक्टिव टेस्ट रखा है। प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं बच्चों, जैसे आपने टीएटी का नेम सुना होगा, जिसमें आपको डिफरेंट पिक्चर्स शो करवाई जाती हैं, और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि जो पिक्चर आपने देखी है, इस पिक्चर से रिलेटेड आपको स्टोरी बनाओ। अब आप उस पिक्चर से, मैम ये जी जी मैम ये बोलो। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। हाँ जी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कि आप इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बनाओ, फिर आप वो स्टोरी बनाते हो। अब आप प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि अब प्रोजेक्टिव टेस्ट में वो स्टोरी जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये शो कर रही है कि ये पर्सन जो है इसके अपने फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रोजेक्टिव टेस्ट भी अप्लाई करना होगा।
यानी कि असेसमेंट जो है आप कह लो बच्चों के वो पूरा एक आपके सामने बुक है, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज करते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज करते हैं, इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, चेकलिस्ट यूज करते हैं, सर्वे मेथड यूज करते हैं, तो मतलब डिफरेंट चीजें, ये सारा साफ करने के बाद आपके सामने एक जो पर्सन है उसकी एक डिटेल्ड और क्लियर असेसमेंट आपके सामने आ रही होगी। उसके बाद फर्दर आप फिर सोच रहे होते हैं कि अब इसकी थेरेपी में मैंने इन इन चीजों पे इस तरह से फोकस करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। Yes, अच्छा ma'am. बच्चों, यस मैम। टेस्टिंग के बारे में मतलब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, वैसे हिस्ट्री तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग की हिस्ट्री जो वो ज्यादा क्लियर हुई थी ना वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ी ज्यादा क्लियर हुई थी, जब उन्होंने मतलब बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा मतलब उस वर्ल्ड वॉर से उन चीजों से बहुत ज्यादा आप ये कह लो कि डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा बर्न आउट होना स्टार्ट हो गया था, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चले गए, तो तब उन्हें लगा था कि उनके लिए जरूरत है कि एक टेस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। मतलब फर्स्ट टाइम जो टेस्टिंग थी वो उनके लिए बनाई गई, बाकी दूसरे लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता फिर डेवलप किया गया था टेस्टिंग को। ठीक है, यहाँ तक तो अभी हम यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। अब हम उस दूसरी बुक में से कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों बुक्स मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ अभी। अच्छा बच्चों, जब आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो बहुत सी जगहों में, जैसे अभी मैंने बात की थी कि आप बहुत सी बैटरीज अप्लाई करेंगे, स्केल अप्लाई करेंगे, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में ना बहुत से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बैटरीज की फॉर्म में होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि स्केल्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इंटरव्यूज की फॉर्म में होते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप कह लो कि सर्वे मेथड की तरह से होते हैं। स्केल कैसा होगा बच्चों? स्केल के बारे में जैसे भी मैंने आपके साथ, आपको याद है कि रमजान में एक परफॉर्मा शेयर किया था। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो मैं फटाफट पहले अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद आप अगेन क्लास ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन ऐसा करें चले पानी शानी पिए तो 5-6 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मैम। फिर यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तब तक मैं आपके साथ बुक्स भी शेयर कर देती हूँ। तैयबा को भी याद आया है आना?